और जोहार। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक फ्लैक्स है, सेव इंडियन फैमिली। सेव इंडियन फैमिली झारखंड में क्यों बनाना पड़ा और क्या क्या इनका कार्य है, आज हम इनके कार्य को दिखलाएंगे और क्या यह कहां तक उचित है इसके बारे में भी आगे हम बतलाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले परिचय कराते हैं, सेव इंडियन फैमिली का निर्माण क्यों करना पड़ा। नमस्कार, धन्यवाद सर। सेव इंडियन फैमिली का शुरुआत इसलिए करना पड़ा 498 ए और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट और जो पुरुष लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इस कारण से सेव इंडियन फैमिली संस्था का शुरुआत करना पड़ा। यह संस्था पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2005 में 498 ए के दुरुपयोग को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कानूनी आतंकवाद का संज्ञा दिया था। ये एक ऐसी धारा है जो पूरे परिवार को कोर्ट कचहरी में खड़ा कर देती है। इनोसेंट जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, हस्बैंड के माता पिता हैं, ये कैसा कानून है कि एक महिला दूसरे महिला को जेल भिजवा रही है। भारत सरकार का जो एनसीआरबी का डेटा है वो स्वतः बताता है कि हर एक वर्ष 3 से 4 लाख पुरुष सिर्फ 498 मिसयूज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या का दर पुरुषों में महिलाओं से 4 गुना अधिक है। ये कैसा न्याय है कि महिलाओं के लिए तो महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, लेकिन पुरुषों के लिए ना तो आयोग है ना हेल्पलाइन नंबर है। आप जैसा कि जानते हैं कि पुलिस प्रशासन को 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में गाइडलाइंस दिया था कि 498 में आप किसी भी हस्बैंड को और उनके माता पिता भाई बहन को इमीडिएट अरेस्ट ना करें। पहले क्या होता था कि पुरुष को एक टेररिस्ट की तरह पुलिस जो है रात को 12-1 बजे अरेस्ट करती थी। उनका दोष बस इतना था कि वो किसी के पति होते थे। और 498 जैसा ब्लैक लॉ इस देश में मौजूद है जो कि पूरे परिवार को, समाज को बर्बाद कर रहा है। संविधान हमेशा जनरल न्यूट्रल लॉज की बात करता है। पुरुषों और महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है, लेकिन महिलाओं के लिए तो हेल्पलाइन नंबर है, आयोग है, लेकिन पुरुषों के लिए ना तो कोई हेल्पलाइन नंबर है ना आयोग है। पुरुष समाज और देश चला रहा है। यहाँ ट्रक ड्राइवर है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, गटर साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है, हर एक तरह का काम कर रहा है, समाज को बढ़ाने में योगदान कर रहा है। लेकिन पुरुषों को आप क्या करते हैं, एक फॉल्स एफआईआर करते हैं और उनको जेल में डाल देते हैं। उनका आप सुनते नहीं है। अभी हाल फिलहाल धनबाद में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है कि हमारे विकास चौधरी हैं जिनके ऊपर की 498 का केस हुआ। इनकी पत्नी ने विकास चौधरी पे एफआईआर किया, उनके बुजुर्ग माता को भी एक्यूज बनाया, उनके भाई बहन जो कि शादीशुदा नहीं उनको भी एक्यूज बनाया। मतलब आप मियां बीवी की लड़ाई में पूरे परिवार को आपने एक्यूज बनाया। और आईओ ने क्या किया, 9 तारीख को वारंट इशू कराया, 10 तारीख को उनकी पत्नी उनके सास ससुर आईओ के साथ जाके उनको कोलकाता में अरेस्ट किया गया है, एज इफ कि वो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है। ये कहाँ का कानून है कि भाई जो बेलेबल वारंट एनबीडब्ल्यू जो इशू कराया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अगेंस्ट में इशू कराया गया है। तो ये जो संस्था है ये बहुत विषयों पे काम कर रही है। 498 का मिसयूज एक है। दूसरा क्या है कि जो ओल्ड एज पेरेंट्स जिनको की ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है, हम लोग उनके लिए भी काम करते हैं। ऐसे बच्चे जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कारण अनाथ हो गए उनके लिए भी हम काम करते हैं। तीसरा यह है कि आप जैसा कि जानते हैं कि संविधान के बारे में आम जनता नहीं जानती है। जनमानस में कानूनी जानकारी कुछ नहीं है। लीगल लिटरेसी के नाम पे इस देश में कुछ नहीं हो रहा है। जनता जितना जागरूक रहेगी उतना अपने अधिकारों के बारे में जानेगी। पुलिस उन पे कम अत्याचार कर पाएगा, कोर्ट में वो न्याय के लिए लड़ पाएंगे। तो हम लोग कानूनी जागरूकता के लिए भी काम करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं उनके राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए, उनका बेल राइट्स क्या है। प्लस हम लोग ये भी डिमांड करते आए हैं कि भारत में बेल एक्ट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिजन रिफॉर्म्स पे इस देश में बहुत कम काम हुआ है। ओपन जेल का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है बिहार झारखंड में। राजस्थान से ये शुरू हुआ था, लेकिन ओपन जेल का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। जेलों की दशा को देखिए आप, लोग भेड़ बकरियों की तरह वहां भरे पड़े रहते हैं। कानून, सरकार और कानून उनके लिए कुछ नहीं करता है। इनोसेंट लोग भरे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में बंद पड़े हुए हैं। तो हम लोग सरकार से ये भी मांग करते हैं कि प्रिजन रिफॉर्म्स लाया जाए, बेल एक्ट लाया जाए और लोगों में मौलिक अधिकारों की जानकारी दिया जाए, उन्हें सुदृढ़ बनाया जाए, तभी यह देश आगे बढ़ सकेगा। नहीं तो आने वाले समय में यह देश
पूरे विश्व पटल पे बहुत ही कमजोर खड़ा होगा, कि उनकी जनता कमजोर रहेगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का जो जितने सारे नियम कानून है, सारे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानून को अभी अडॉप्ट किया है और इसमें सुधार की बहुत सारी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है, तो महिलाएं बराबर में आ करके क्या किसी के ऊपर में दबाव बनाने का काम करेगी या फिर उनके लिए जो है आगे बढ़ेगा, सब जितना नियम कानून है सब उनको सपोर्ट करेगा और पुरुषों को जो है पीछे ढकेलने के लिए इस तरह का प्रयास जो है कहां तक उचित है। आइए हम कुछ पीड़ित व्यक्ति सभी मिलाते हैं। यह संस्था उन लोगों के लिए काम कर रही है जो लोग अभी पीड़ित हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, कोई सपोर्टर नहीं है। यहाँ तक कि समाज भी जो है उसी महिला को सपोर्ट करती है जो किसी दूसरे को, मर्द को परेशान करती है। यहाँ पर बहुत सारे आप किस्से कहानी आप सुनते ही होंगे। आज जो है इसकी कहानी लंबी होते जा रही है, संख्या जो है काफी इसका लंबा होते जा रहा है और इसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो हम इस संस्था को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस परेशानी से दूर करने के लिए, लोगों को आत्महत्या से बचाने के लिए एक प्रयास इनका जारी है। तो आइए हम आपको और मिलवाते हैं। अजय मोदी, हाँ हाँ, क्या नमस्कार। हाँ। मेरा नाम अजय कुमार, अजय मोदी हुआ, घर बंडा सिंगा, पिता का नाम श्री सुभाष मोदी। क्या समस्या हुआ था? मेरे पत्नी पूर्व में पुलिस रह चुकी है 2 साल। 2 साल के बाद इसको टर्मिनेट कर दिया है मिस बिहेवियर की वजह से। शादी के समय मुझे पता नहीं था। नवंबर 2022 में मेरी शादी हुई है। शादी के बाद ही तुरंत वो पैसा का डिमांड करना शुरू कर दी। तो शादी के पहले पुलिस थी कि बाद में पुलिस बनी? शादी के पहले ही पुलिस थी। पुलिस थी जी। अच्छा। 2017 में ज्वाइन किया और 19 तक रही। 19 में इसको टर्मिनेट कर दिया गया। अच्छा। शादी के समय मुझे तो पता नहीं था। 2 साल आप साथ रहे थे कि नहीं रहे नहीं, थे? शादी मेरी 2022 में होती है। अच्छा। और उसको टर्मिनेट 2019 में ही कर दिया जाता है। अच्छा। शादी के समय हमें पता नहीं रहता कि लड़की पुलिस में थी। अच्छा। ठीक है। शादी होने के बाद सगाई हुई। सगाई के बाद जाकर के लड़की कुछ पैसा डिमांड किया, पैसा भी दिए उसमें, अबाउट 1 लाख रुपया फोन पे के माध्यम से हम दिए। और शादी के बाद वो पैसा बार बार मांगना शुरू कर दिया। कुछ कुछ हम देते गए, नहीं देने के कारण वो जाकर के फिर हम पे लगा दे कि नहीं, तो आप पैसा दीजिए नहीं तो हम आप पर डोरी एक्ट लगाएंगे। ठीक है। और इस तरह से भाग गई 2 महीने करके। अब 2 महीने बाद फिर पंचायत हुआ बड़ा, और करीब हमको लगा 60-70 आदमी लोगों के बीच में। फिर पंचायत के माध्यम से रही। 2 महीने से कभी टिकती ही नहीं थी। 2 महीने टिकी, फिर भाग गई जी जाए बस। और इस तरह से 3 बार फिर हम कोर्ट से भी नोटिस करवाए अगस्त 2023 में, और जाकर के थाना को नोटिस दिए। कुछ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जाकर के माफी मांगी लड़की, हम ले आए। फिर 3rd टाइम हम नोटिस किए तो आई। अबर आई 4 महीना पहले, 4.5 महीने के बंद, मतलब 2 महीने मेरे पास, 2 महीने अपने जीजा जी के यहाँ चल जाती है। मेरे पास कंटिन्यू रहती नहीं यार। हर महीने बोलते कि नहीं, आधा जो सैलरी आपको मिलता है, जैसे हम सरकारी शिक्षक हाई स्कूल के, तो वो बोलते कि नहीं, आधा पेमेंट आप मेरे को दो। ठीक है। क्योंकि मेरा भाई प्राइवेट टीचर है और मेरे घर को चलाना। हम बोले नहीं, आपके लिए हमको अपना घर देखना। और बोलते पूरा परिवार को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे। आपके पास रहती नहीं है कि आप पैसा लेकर दूसरे परिवार को पालेंगे? दूसरे बार तो बच्चे लोग हुए आपके? नहीं, बच्चे उच्चे कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं, शुरू में बच्चा भी खराब कर चुकी है जीजा जी के पास जाकर के। अच्छा। समझे। यहाँ रहती ही नहीं। मेरे पास 2 महीने रहेगी, 2 महीने के बाद भाग जाती है। और अबर भी वही हाल की है। और जब 20 आदमी घर में बुला करके 27 जुलाई को, 26 तारीख को घर से भाग गई थी। तो हम पूछे कहाँ भागी हो तुम? जब हम इंक्वायरी करने लगे, डांटे उसको, उसका पापा आए, भगा दिए हम। तो जाकर 27 तारीख को लगभग 20-21 आदमी आकर घर में मारपीट किए, घर दरवाजा तोड़े, हमको चक्कू मारा गया, मेरे पापा का बायां हाथ तोड़ दिया गया। लड़की के परिवार वाले साड़ू थे, साला थे, सब पूरे में जितने उसके रिलेटिव थे सब मिलकर के हमारे साथ मारपीट किए। और इवेंट की हम लोग साथ कोई कार्रवाई नहीं थी, हमारे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग को बरकट्ठा से हजारीबाग से भिखारी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां हम लोग 1 सप्ताह रहे। पापा का इलाज चल रहा है, अभी भी उनका प्लास्टर हुआ है। और तो आप लोग केस नहीं बनाए उसको? हम लोग केस देने गए थाना नहीं लिया। लास्ट में हम ऑनलाइन कंप्लेंट किए, फर्दर बयान भी हुआ मेरा सदर हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरा एफआईआर ले ही नहीं रहा था। बाद में दबाव बनाने के बाद मेरा एफआईआर लॉन्च किया गया और कोर्ट भेजा। उल्टा लड़की मारपीट भी किया और ऊपर से दहेज प्रताड़ना 498 का लगा दिए कि नहीं, लड़का मारपीट करता है, हम जाकर हमको पैसा दिए हैं, पैसा देकर शादी की। जबकि सच्चाई ये है कि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं, भैया प्राइवेट टीचर है। और बोल रहे कि 17 लाख दिए हैं, 2 लाख का जेवर दिए हैं और 3 लाख का सामान दिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखे कि जो है यहाँ पर कितना जो है इनको, हाँ दिखाई थोड़ा ले लीजिए, क्लोज से ले लीजिए। चाकू से इनको मारा गया है और चाकू का निशान जो है अभी तक बरकरार है इनके शरीर पर। ये उनके परिजनों के द्वारा, लड़की के परिजनों के द्वारा ये हमला किया गया है, साला के द्वारा। पिंटू मोदी जो धनबाद डेवी टीचर है और इनके 66 वर्ष के, उनका हाथ तोड़ दिया, बाएं हाथ तोड़ दिया गया। नॉर्मल बैंडेज से नहीं हो पा रहा है और उनको मतलब प्लेट लगा करके जो है जोड़ा गया है, प्लेट लगाया गया है।
तो इस तरह से और तो ऊपर से एक वो घट लोग रहा धमकी है। दे रहे हैं कि नौकरी खा जाएंगे। और ऊपर से धमकी मिल रहा है कि नौकरी खा जाएंगे। तो ये सुधार। इनका दोष क्या है? यहाँ पर कुछ नियम जो खराब बने हुए हैं, जिसके कारण महिलाओं का जो सोच है वो सातवें आसमान पर चला जाता है और वो अन्याय करने लगती है। जबकि हमारा मानना है कि पति पत्नी का झगड़ा को अपने समाज में ही सुलझाया जाए, न कि उन्हें कोर्ट कचहरी ले जाया जाए। तो कहीं न कहीं ये लोगों का भी सोच के कारण हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है। तो इस अत्याचार से रोकने के लिए इन लोग का पहल है। तो आगे हम इनका और भी पहल दिखाते रहेंगे। देते हैं वीडियो को विराम। धन्यवाद।